यूपी के मुजफ्फरनगर में बड़ी साजिश नाकाम हुई है। मुजफ्फरनगर में 4 टाइमर बॉम्ब बरामद किए गए हैं। टाइम बम के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया है। गिरफ्तार युवक से एसटीएफ की पूछताछ इस वक्त भी जारी है। मेरठ से बुलाया गया बम निरोधक दस्ता, ये बड़ी कामयाबी, जिसमें टाइमर बॉम्ब के साथ एक युवक को गिरफ्तार किया गया, उससे पूछताछ की जा रही है। गिरफ्तार युवक से एसटीएफ इस समय पूछताछ कर रही है। बम निरोधक दस्ते को बुलाया गया है मेरठ से। इस पर और ज्यादा जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ गई TV9 भारतवर्ष संवाददाता प्रीति श्रीवास्तव। प्रीति, क्या और जानकारी मिल रही है इस युवक के बारे में, कैसे बरामदगी हुई है, और एक महिला के बारे में कहा जा रहा है कि उसकी तलाश जारी है, उसका क्या कनेक्शन है इस पूरे मामले से? बिल्कुल, मैं आपको बता दूं कि आज जो है वो एक टाइमर बम जो है वो जावेद नाम के युवक के साथ बरामद किया गया, और जब उसकी तलाशी ली गई तो 3 और टाइमर बम उसके पास से मिले। मतलब कुल मिला के 4 टाइमर बम वहां से मिले। उसके बाद मेरठ में जो बम निरोधक दस्ता है उसको बुलाया गया। जब उससे पूछताछ की गई एसटीएफ ने, तो एसटीएफ को उसने साफ किया कि इमराना नाम की एक महिला है जो कि शामली की रहने वाली है, उसने इनको बम बनाने के लिए कहा था, और जिसके लिए इसने जो इमराना है उसने जावेद को 10,000 रुपये एडवांस दिए थे और 40,000 रुपये काम होने के बाद देने का वादा किया था। और एक जो बम है बनाने के बाद जब वो डिलीवरी देने के लिए जा रहा था, तभी एसटीएफ ने उसको गिरफ्तार कर लिया। कहा यह जा रहा है कि ये जो जावेद है, ये जो टाइमर बम बना रहा था, उसके जो चाचा हैं वो पटाखे बनाने का काम करते थे, और वहीं से ये इसने बारूद लिया था। बाकी जो ग्लूकोज की बोतलें थी और बाकी जो सामान थे, ग्लूकोज की बोतलें, वो डॉक्टरों से लेता था, और जो बारूद था वो उसने अपने चाचा के यहाँ से लिया था, क्योंकि उसके जो चाचा हैं वो वहीं मेरठ में पटाखे बनाने का काम करते हैं। हालांकि जो महिला है इमराना, जिसने इसको पूरा कॉन्ट्रैक्ट दिया था टाइमर बम बनाने को लेकर, उसको भी पूछताछ की जा रही है, उसको भी हिरासत में लिया जा रहा है। और ये जो महिला है ये शामली की रहने वाली है। कहा यह जा रहा है कि क्या उसके बारे में जानकारी मिली कि उसका इरादा क्या था? बिल्कुल, आपको याद होगा कि जब इससे पहले जब मुरादाबाद में मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे, तब भी इसी तरीके के जो टाइमर बम थे उसका यूज़ किया गया था। और ये जो महिला है, ये इमराना जिसका नाम सामने आ रहा है, उसका पहले जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उसमें भी इसका नाम और इसके परिवार का जो नाम है वो सामने आया था। तो ये जो कनेक्शन है ये अभी एसटीएफ ने बताया है कि ये कनेक्शन जो है उस महिला का, जब मुजफ्फरनगर में दंगे हुए थे उस समय इस महिला का तक फैले हुए हैं, इसी की जांच अब पुलिस करने वाली है। इस पूरे मामले पर आप लगातार नजर बनाए रखें, अपडेट्स के लिए आगे आपका रुख करें। अगली बड़ी खबर आपके सामने, संदेश खाली को लेकर पश्चिम बंगाल में सियासी हंगामा मचा हुआ है। संदेश खाली नहीं जा सकी बीजेपी की जांच करने वाली टीम, कांग्रेस टीम को भी संदेश खाली जाने की इजाजत नहीं मिली। जेपी नड्डा द्वारा भेजा गया सेंट्रल टीम हमारे साथ है, धरने में बैठ चुके हैं वो लोग। देखिए, हम बड़ी शांति के साथ पीड़िता से मिलने जा रहे थे, लेकिन हमको मिलने जाने नहीं दिया। ये तो अन्याय है। यहाँ की मुख्यमंत्री स्वयं एक बहन है, और यहाँ पर एक बहन के साथ एक बहन ही न जाने कितनी बहनों के साथ अत्याचार हो रहा है। एक तो वो खुद कार्रवाई नहीं कर रही है, और अगर हम पीड़िता से मिलने जा रहे हैं तो उसको भी रोका जा रहा है। तृणमूल कांग्रेस कह रहा है हम उनको सजा के अंदर लेके गए थे और बाइट करवाए, इंटरव्यू नहीं। उन बहनों ने बिल्कुल बोला है, मैंने भी बहुत सारे वीडियो देखे हैं, उन्होंने बोला है कि हमें कुछ बैठक के बहाने से बुलाया जाता है और उसके बाद उनको 4-4, 5-5, 6-6 दिन तक घर आने नहीं दिया जाता। उनके पति की जान की उनको धमकी दी जाती है और उनके साथ अत्याचार और गलत व्यवहार किया जा रहा है। इतना बड़ा अत्याचार इन बहनों पे हो रहा है, उसके बावजूद यहाँ की मुख्यमंत्री कुछ नहीं कर रही है, तो शर्मनाक बात है। मुझे लगता है कि अगर सच्चाई है तो हम सबको वहाँ पर जाकर देखना चाहिए। वो महिलाओं के साथ अन्याय ना हो, उनके साथ अत्याचार ना हो। तो संदेश खाली की घटना को लेकर ममता सरकार पर संकट के बादल गहराने लगे हैं। एक ओर जहां अनुसूचित जाति आयोग ने अपनी रिपोर्ट सौंपते हुए राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की है, वहीं सुप्रीम कोर्ट में सीबीआई जांच के लिए भी एक जनहित याचिका दायर की गई। राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग ने संदेश खाली की घटना पर अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति को सौंप दी है। साथ ही आयोग ने बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने की सिफारिश की है। आयोग के अध्यक्ष अरुण हल्दर ने कहा कि संदेश खाली में हमने जो माहौल देखा उसकी रिपोर्ट दी है और उचित कार्रवाई करने की मांग की है। और स्पॉट में अभी जो पुलिस मौजूद है वो टीएमसी दल का लीडर लोगों को सेव करने के लिए, उनको सेव करने के लिए बैठा है। कोई जनरस उनको पर तो आ नहीं जाएगा।
कोई तो उनका पोल्ट्री फार्म में आग नहीं लगाएगा। जो लोग क्रिमिनल है उनको सेव करने बैठा है, गरीब लोगों को बात सुनने का कोई लोग नहीं है। 1 नंबर रिपोर्ट में यही हम लोग पेश किया है। इधर संदेश खाली मामले में सुप्रीम कोर्ट में एक याचिका दाखिल कर एसआईटी या सीबीआई से जांच कराने की मांग की गई है। याचिकाकर्ता वकील अलख आलोक श्रीवास्तव ने सुप्रीम कोर्ट में दायर जनहित याचिका में पीड़ितों को मुआवजा देने की मांग की है। साथ ही दोषी पुलिसकर्मियों के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्रवाई करने की भी अपील की गई है। संदेश खाली का सच क्या है? टीवी9 संवाददाता रवि दत्ता संदेश खाली पहुंचे और लोगों से बात की। वहीं कोलकाता रवाना होने से पहले बीजेपी की केंद्रीय टीम ने भी पीड़िता से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग पर बातचीत की। অত্যাচারের কথা জমি জায়গা এখানে অত্যাচারিত হতাম দিন রাত, দিনের পর দিন, রাতের পর রাত। পার্টি অফিসে মিটিং এর নাম করে এনে বসে রাখতো। পার্টির মিটিং 12টার সময়। আমরা কাজ করেছি, আমাদের 100 দিনের টাকা পাইনি। তারপরে আমরা অনেক অভিযোগও জানিয়েছি, অভিযোগ জানাতে গেলে আমাদের মারে ধরে। এখানে আমাদের জোর করে জমি জায়গা কেড়ে নিয়ে আমাদের চাষবাস করতে দিচ্ছে না, জলকর করছে। কেন? আমরা ভয়ে ভয়ে মুখ ঢেকেছি। আমাদের সব কেস দিচ্ছে, সব বাড়ি ছেলে বউ কাউকে ছাড়ছে না, কেস দিচ্ছে ঘরে ঘরে শুধু। देखिए हम फिजिकली वापस जा रहे हैं, मेंटली हम यहाँ से वापस नहीं जा रहे। यहाँ पे हमारी राष्ट्रीय सभापति जी जो दायित्व हम लोगों को दिया है और जो पीड़िता है आपके सामने वीडियो कॉलिंग से उन लोगों से बात की है, उन लोगों ने रो रो के नए के गुहार लगा रहे और वहाँ पे मारपीट कर रहे हैं। क्यों? उन लोगों ने हम लोगों को साथ बात किए है, उसको मार रहे हैं। लाइव आप लोगों ने देखा है, इसी से पता चलता है क्यों हम लोगों को अंदर घुसने नहीं दिया। इधर संदेश खाली को लेकर जमकर हंगामा मचा हुआ है। पुलिस ने बीजेपी डेलीगेशन और कांग्रेस के नेताओं को संदेश खाली जाने से रोक दिया। इसके बाद पश्चिम बंगाल की सियासत गर्मा गई है। पश्चिम बंगाल में संदेश खाली मामले को लेकर सियासी बवाल जारी है। पश्चिम बंगाल पुलिस ने संदेश खाली जा रहे बीजेपी के 6 सदस्यीय प्रतिनिधि मंडल को रामपुर में रोक दिया। इसके बाद बीजेपी की टीम वापस कोलकाता लौट गई। बीजेपी प्रतिनिधि मंडल सदस्यों ने मामले को लेकर ममता सरकार पर निशाना साधा। टीएमसी का डेलीगेशन जाएगा, लेकिन केंद्रीय मंत्री का डेलीगेशन नहीं जाएगा। आपके अत्याचार को देख रही है, आपकी नाइंसाफी को देख रही है। बीजेपी की केंद्रीय टीम कोलकाता वापस लौटकर पश्चिम बंगाल के राज्यपाल डॉक्टर सीवी आनंद बोस से मिलने के लिए राजभवन पहुंची। इस बीच पश्चिम बंगाल कांग्रेस अध्यक्ष अधीर रंजन चौधरी भी संदेश खाली के लिए रवाना हुए, जिन्हें रोक लिया गया। अधीर ने भी सरकार के रवैये पर सवाल उठाया। बांग्लार मानुष हिसाबे, बांग्लार जनप्रतिनिधि हिसाबे आमादेरो कौतूहल, आमादेरो जिज्ञासा कि হয়েছে সন্দেশখালীর মানুষের কাছে জানবার চেষ্টা করব। এটার মধ্যে কোনো অন্যায় আছে? এটার মধ্যে কোনো অপরাধ আছে? এখানকার পুলিশ বাহিনী, সরকার ড্রোন উড়িয়ে সব দেখছেন। এখানে কোনো বোমাবাজি করতে আসেনি আমরা। पीएम मोदी ने आज हरियाणा के रेवाड़ी में अलग अलग योजनाओं की सौगात दी और कहा कि मोदी की गारंटी उनके लिए है जिनके पास कुछ नहीं है। हरियाणा के रेवाड़ी में पीएम मोदी ने शहरी परिवहन, स्वास्थ्य, रेल और पर्यटन के विकास के लिए 9,750 करोड़ रुपए से अधिक की परियोजनाओं का शिलान्यास किया और रेलवे से जुड़ी परियोजनाएं राष्ट्र को समर्पित की। इस मौके पर पीएम ने कहा कि मोदी सरकार ने जब जब गारंटी का वादा किया उसे पूरा किया। भाई और बहनों, मोदी की गारंटी उसके साथ है जिसके पास गारंटी देने के लिए कुछ भी नहीं है। देश के छोटे किसान के पास बैंकों को गारंटी देने के लिए कुछ नहीं था। मोदी ने उन्हें पीएम किसान सम्मान निधि की गारंटी दी। रेवाड़ी की सभा में प्रधानमंत्री मोदी ने लोकसभा चुनाव में एनडीए को 400 सीटें दिलाने का आह्वान किया। पीएम ने कहा कि कांग्रेस की जमीन खिसक चुकी है और उनके अपने ही पार्टी का साथ छोड़ रहे हैं। एक परिवार के मोह में फंसी कांग्रेस, हरियाणा में वही हाल है। आज अपने इतिहास के सबसे दयनीय दौर से गुजर रही है। आज कांग्रेस की हालत देखिए।
कांग्रेस के पुराने नेता एक एक करके इनको छोड़कर जा रहे हैं। रेवाड़ी ने 272 पार का आशीर्वाद दिया था और आपका वो आशीर्वाद सिद्धि बन गया। अब लोग कह रहे हैं कि मैं फिर एक बार रेवाड़ी आया हूं, तो आपका आशीर्वाद है अब की बार एनडीए सरकार 400 पार। खबरों में रुख अब राजस्थान का। विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम के जरिए प्रधानमंत्री मोदी ने आज सूबे को बड़ी सौगात दी है। देखिए इसी पर यह रिपोर्ट। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राजस्थान को 17,000 करोड़ रुपए की सौगात दी, जिसमें सड़क, रेलवे और सौर ऊर्जा से जुड़ी परियोजनाएं शामिल हैं। पीएम मोदी ने आज वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए विकसित भारत विकसित राजस्थान कार्यक्रम को संबोधित किया और कांग्रेस पर निशाना साधा। भारत अपनी बिजली व्यवस्था को लेकर बदनाम रहता था। कांग्रेस के दौर में बिजली की कमी के कारण पूरे देश में कई घंटों तक अंधेरा हो जाता था। जब बिजली आती भी थी तो बहुत कम समय के लिए आती थी। करोड़ों गरीब परिवारों के घर में तो बिजली कनेक्शन ही नहीं था। प्रधानमंत्री का कार्यक्रम राजस्थान के सभी जिलों में करीब 200 स्थानों पर आयोजित किया गया। आगे बढ़ते हैं। दिल्ली विधानसभा में सीएम अरविंद केजरीवाल ने विश्वास मत पेश किया। विश्वास मत पर कल विधानसभा में चर्चा होगी। हमारे विधायकों को खरीदने की कोशिश हुई है। अरविंद केजरीवाल ने एक बार फिर से आरोप लगाया, हमारे 7 विधायकों से बीजेपी ने संपर्क किया। अरविंद केजरीवाल ने बोला, हमारे विधायकों को 25-25 करोड़ का ऑफर दिया गया। दिल्ली में कई बार ऑपरेशन लोटस चला है। अरविंद केजरीवाल का यह आरोप। कुछ दिन पहले मेरे पास 2 एमएलए आए अलग अलग, एक दिन आया, एक दूसरे दिन आया, और आके दोनों ने एक ही बात कही। उन्होंने कहा कि ये बीजेपी वाले आए थे हमारे पास और उन्होंने हमें कहा कि देखो भाई, अब थोड़े दिन बाद तुम्हारे मुख्यमंत्री को हम गिरफ्तार कर लेंगे। उसके बाद हमने ऑलरेडी 21 एमएलए को संपर्क कर लिया है और 21 एमएलए मान गए हैं पार्टी छोड़ने के लिए और उसे संपर्क कर रहे हैं। तो तुम भी 25 करोड़ रुपए देंगे और तुम भी आ जाओ पार्टी में और हम अपनी टिकट से तुमको बाद में चुनाव लड़ा देंगे, और अगर कुछ और चाहिए हो तो बता दो। तो उन दोनों ने आके बताया जी हमने तो इसको एक्सेप्ट नहीं किया, उनको मना कर दिया। फिर हमने एक एमएलए से बात करके, फ़ोन करके संपर्क किया तो पता चला कि 21 तो नहीं 7 एमएलए को इन्होंने संपर्क किया था बीजेपी वालों ने। तो पिछले इतने सालों में एक और ऑपरेशन लोटस, कई ऑपरेशन लोटस कर चुके हैं, एक और ऑपरेशन लोटस इन्होंने कोशिश की, लेकिन सभी 21 एमएलए ने मना कर दिया हमारी जानकारी के हिसाब से। तो जाहिर तौर पे ये पूरा जो तथाकथित शराब घोटाला है, ये कोई शराब घोटाला नहीं है। इन्होंने कोई जांच वांच नहीं करनी। इन्होंने जैसे अन्य प्रदेशों में हम देख रहे हैं, एक के बाद एक पार्टियां तोड़ रहे हैं, सरकारें गिरा रहे हैं केवल झूठे केस करके। इनका मकसद यहाँ पे दिल्ली के अंदर शराब घोटाले की आड़ में गिरफ्तार करके आम आदमी पार्टी के सभी नेताओं को इन्होंने गिरफ्तार कर रखा है, गिरफ्तार करके, और इनका मकसद दिल्ली के अंदर सरकार गिराना है, क्योंकि इन्हें पता है कि दिल्ली में ये चुनाव तो जीत नहीं सकते, पूरी जिंदगी में भी नहीं जीत सकते दिल्ली में चुनाव। तो अब चुनाव नहीं जीत सकते तो किसी भी तरह से ये इन प्रकार सरकार गिरा के और सरकार बना लो यहाँ पे। तो लेकिन ये भी इनका ऊपर वाले की दया है हमारे ऊपर, जनता का विश्वास है, ये प्रयास इनका सफल नहीं रहा। तो ये देखने के लिए और जनता को दिखाने के लिए कि हमारा एक भी एमएलए नहीं टूटा, हमारे सारे के सारे एमएलए आज भी हमारे साथ हैं। अध्यक्ष महोदय, मैं आपकी अनुमति से निम्नलिखित प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।
कि यह सदन मंत्रिपरिषद में विश्वास व्यक्त करता है। राहुल गांधी की न्याय यात्रा यूपी पहुंची। यूपी में 13 जिलों में जाएगी न्याय यात्रा। यूपी से राजस्थान जाएगी न्याय यात्रा। उत्तर प्रदेश पहुंच चुकी है और 13 जिलों में जाएगी राहुल गांधी की ये न्याय यात्रा उत्तर प्रदेश में। इससे पहले बिहार के कैमूर में राहुल गांधी ने जनसभा को संबोधित करते हुए केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। राहुल के मंच पर मौजूद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने भी बीजेपी पर जोरदार हमला बोला। राहुल गांधी की भारत जोड़ो न्याय यात्रा आज यूपी में प्रवेश कर गई। यूपी में प्रवेश से पहले राहुल गांधी ने बिहार के कैमूर में जनसभा की। राहुल गांधी के मंच पर तेजस्वी यादव भी मौजूद थे। राहुल गांधी ने कैमूर से केंद्र सरकार पर निशाना साधा। राहुल गांधी ने कांग्रेस कार्यकर्ताओं के साथ साथ आरजेडी के कार्यकर्ताओं से मोहब्बत की दुकान खोलने की अपील की। ये देश नफरत का देश नहीं है, ये देश मोहब्बत का और भाईचारे का देश है। आपके खून में, आपके डीएनए में नफरत नहीं है, मोहब्बत और भाईचारा आदर है। चाहे हम पक्ष में रहे या विपक्ष में रहे, मुद्दे की बात करेंगे, जनता की बात करेंगे और संघर्ष करने का काम करेंगे। जो आप लोगों का अधिकार है उसको अमल दिलाने का काम करेंगे। हम लोगों ने शांति मरकज का, आंगनबाड़ी का, सबका मानदेय जो है हम लोगों ने दुगुना करने का काम किया। और भारतीय जनता पार्टी का राष्ट्रीय अधिवेशन 17 और 18 फरवरी को भारत मंडपम में होगा। बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। अधिवेशन के आखिरी दिन पीएम मोदी का समापन भाषण होगा। बीजेपी लोकसभा चुनाव की तैयारियों को लेकर राष्ट्रीय अधिवेशन कर रही है। 2 दिवसीय राष्ट्रीय अधिवेशन में पार्टी के चुनाव प्रचार की रूपरेखा रणनीति पर चर्चा करेगी। बीजेपी के अधिवेशन में 11,000 से अधिक प्रतिनिधि हिस्सा लेंगे। जेपी नड्डा राष्ट्रीय अधिवेशन का उद्घाटन करेंगे। उद्घाटन के दौरान नड्डा बीजेपी कार्यकर्ताओं को संबोधित करेंगे, जबकि पीएम मोदी 18 फरवरी को समापन भाषण देंगे। माननीय प्रधानमंत्री जी का संकल्प है कि हर बूथ पर 370 वोट बढ़ाना, जो हमने 10% कहा था, माननीय प्रधानमंत्री जी ने अब उसे 370 वोट का हमारा टारगेट हर बूथ पर है। तो संगठनात्मक सुदृढ़ीकरण और आगामी लोकसभा चुनाव में प्रचंड बहुमत की जीत के साथ भारतीय जनता पार्टी देश के अंदर इस बार के चुनाव में इतिहास बनाए, इस संकल्प के साथ अधिवेशन होगा। बीजेपी ने लोकसभा में 370 का लक्ष्य रखा है। टारगेट को हासिल करने के लिए राष्ट्रीय अधिवेशन किया जा रहा है। बीजेपी अधिवेशन में राजनीतिक प्रस्ताव के अलावा आर्थिक और सामाजिक विषयों पर भी प्रस्ताव लाएगी। इनकम टैक्स अपीलेट ट्रिब्यूनल ने कांग्रेस को राहत देते हुए बैंक खाते से फ्रीज हटा दिया है। अब अगली सुनवाई तक कांग्रेस बैंक खाते के पैसे का इस्तेमाल कर सकेगी। कांग्रेस के बैंक खाते फ्रीज होने के बाद आईटी ट्रिब्यूनल में आज हुई सुनवाई में कांग्रेस को थोड़ी राहत मिली। सुनवाई के बाद आईटी ट्रिब्यूनल ने अकाउंट पर लगा फ्रीज हटा लिया। अब इस मामले में अगली सुनवाई बुधवार को होगी, लेकिन मामले को लेकर दिल्ली में राजनीति शुरू हो गई है। कांग्रेस ने सरकार पर निशाना साधा है। बैंक खाते फ्रीज करने के विरोध में युवा कांग्रेस ने प्रदर्शन किया और इस कार्रवाई को लोकतंत्र की हत्या करार दिया। प्रदर्शन कर रहे यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने बैरिकेडिंग लगाकर रोका। खाते फ्रीज होने के बाद राहुल गांधी ने सोशल मीडिया पर लिखा, डरो मत मोदी जी, कांग्रेस धन की ताकत का नहीं, जन की ताकत का नाम है। हम तानाशाही के सामने न कभी झुके हैं न झुकेंगे। लोकतंत्र की रक्षा के लिए लड़ते रहेंगे। इससे पहले अजय माकन ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर सरकार पर निशाना साधा। माकन ने कहा कि कांग्रेस पार्टी के अकाउंट्स फ्रीज हो गए हैं, देश पर तालाबंदी हो गई है, डेमोक्रेसी फ्रीज हो गई है। दिल्ली के विश्व पुस्तक मेला में जाने माने लेखक हेमंत शर्मा की बेस्ट सेलर बुक राम फिर लौटे पर परिचर्चा की गई। इस परिचर्चा में राज्यसभा सांसद सुधांशु त्रिवेदी ने अयोध्या आंदोलन को याद किया और कहा कि हेमंत शर्मा आधुनिक युग के साहित्य के अद्भुत हस्ताक्षर हो जाता है। तो वो सुधांशु त्रिवेदी ने कहा कि अगर किसी को आज के दौर में श्री राम और उनके सामाजिक प्रभाव को समझना है तो राम फिर लौटे जैसी किताब उनकी जिज्ञासा को पूर्ण करती है। आज के युग के लिए जब लोगों का पढ़ने का अभ्यास छूट गया है, यदि सूक्ष्म में
राम राम कथा, उसका सामाजिक प्रभाव और राम मंदिर आंदोलन और उससे जुड़े हर व्यक्ति के बारे में एक कंसाइज कैप्सूल में जानकारी लेना चाहे तो मुझे लगता है कि ये जैसे बिहारी लाल ने सिर्फ एक सतसई लिखी थी, वही साहित्य में अद्भुत स्थान बना गई। तो मैं मानता हूं कि राम फिर लौटे जो हेमंत जी ने लिखा है वो वर्तमान समय में एक रेफरेंस के लिए बहुत उपयुक्त ग्रंथ हो सकता है, उपयुक्त पुस्तक हो सकती है। और फिर हम वह पंक्ति जो राम मंदिर आंदोलन के समय कहते थे वो कहते हुए बात समाप्त करता हूं। तो जन जन के मन में राम रमे और प्राण प्राण में सीता है, हर हृदय की धड़कन रामायण पग पग पर बनी पुनीता है। यदि राम नहीं है श्वासों में तो प्राणों का घट रीता है। तो नरनाहर श्री पुरुषोत्तम का हम मंदिर भव्य बनाएंगे, सौगंध राम की खाते हैं, हम मंदिर वही बनाएंगे और आज वह सौगंध पूर्ण हुई है। धन्यवाद। दिल्ली के प्रगति मैदान पुस्तक मेला में प्रसिद्ध लेखक हेमंत शर्मा की किताब राम फिर लौटे पर हुई परिचर्चा में लोकसभा सांसद मनोज तिवारी ने भी शिरकत की। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने कहा कि राम मंदिर के लिए पूरा देश पीएम मोदी का अभिनंदन करता है। उन्होंने कहा कि हेमंत शर्मा की किताब अयोध्या और उसके परिवेश को बिल्कुल अलग दृष्टिकोण से प्रस्तुत करती है। वर्तमान में जब ये मंदिर तैयार हुआ तो भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की जो भूमिका रही है उसके लिए पूरा देश तालियां बजा करके नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करता है, अभिनंदन करता है। हम भी उनके आभारी हैं। लेकिन जब हेमंत शर्मा जी राम फिर लौटे लिखते हैं तो निश्चित रूप से उसमें कुछ अलग बातें होंगी। और मैं इस पुस्तक में एक पंक्ति पढ़ा कि राम जी सिर्फ अयोध्या के राजा ही नहीं, वो सिर्फ सीता जी के पति ही नहीं, वो सिर्फ रावण के संहारक ही नहीं, ऐसे बहुत सारे विशेषणों के बाद वो ये लिखते हैं कि राम जी हर मनुष्य के लिए एक व्यवहार की किताब है। मानव का व्यवहार कैसा होना चाहिए, और ये जो दृष्टिकोण है राम जी को देखने का, मुझे लगता है अब इसकी आवश्यकता है। उधर मराठा आरक्षण पर रिपोर्ट मिलने के बाद महाराष्ट्र सरकार 20 फरवरी को विशेष अधिवेशन में मराठा आरक्षण पर चर्चा करेगी। गायकवाड़ समिति ने मराठा आरक्षण से जुड़ी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। समिति ने अपनी रिपोर्ट में मराठा समुदाय की सामाजिक और वित्तीय स्थिति का आकलन किया है। महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे ने कहा कि रिपोर्ट को कैबिनेट के सामने रखने के लिए 20 फरवरी को विशेष अधिवेशन बुलाया जाएगा। काफी 2-2.25 करोड़ लोगों की सर्वे किया है उनके परिवार का, ताकि इसमें जो पिछले समय जो सुप्रीम कोर्ट ने डिसीजन दिया था उसमें कुछ खामियां या त्रुटियां था, उसे ध्यान में रखकर मेरे ख्याल से ये आयोग ने मेंबर जो लोग हैं और पूरी टीम ने उसका सर्वेक्षण किया होगा और इससे निश्चित रूप से मराठा समाज को आरक्षण मिल सकता है, ऐसा हमें विश्वास है। महाराष्ट्र के सीएम ने कहा कि मराठा आरक्षण देते समय इस बात का भी ख्याल रखा जाएगा कि इससे ओबीसी और अन्य समाज का हक ना मारा जाए। कानून के दायरे में रहते हुए मराठा समाज को फुल प्रूफ आरक्षण दिया जाए। बीजेपी सांसदों की फैक्ट फाइंडिंग टीम ने संदेश खाली के पीड़ितों से मुलाकात की। टीवी 9 भारतवर्ष संवाददाता रवि दत्ता ने बीजेपी सांसद बृजलाल से बात की। बृजलाल ने कहा कि हम पीड़ितों के साथ हैं, यूपी की तरह बंगाल में भी चलेगा बुलडोजर। सांसद बृजलाल जी हमारे साथ है। बृजलाल जी, अभी आप वीडियो कॉल में बात कर रहे थे, कौन थे वो महिला जिनके साथ वीडियो कॉल में बात कर रहे थे? ये संदेश खेड़ा की पीड़ित संदेश खेड़ा की, और उनसे हम बात कर रहे थे। वो बेटियां अपना दुखड़ा रो रही थी। अरे हम लोग जा रहे हैं उनका दर्द देखने, उनके साथ क्या हुआ। और ये तांडव जो ममता बनर्जी की सरकार कर रही है, आज 2 सेंट्रल मिनिस्टर, 6 सांसद, इसमें 5 महिलाएं हैं, आज सड़क पर बैठी हैं। अरे हमने कहा 4 को तो जाने दो, लेकिन 4 को भी नहीं जाने दिया जा रहा है। पूरा देश नहीं, पूरी दुनिया देख रही है। और ममता दीदी के शासन को, इनके जो ऑर्गेनाइज क्राइम से चल रहा है, तोलेबाजी से चल रहा है, सिंडिकेट से चल रहा है, और ये त्राई कर रही है बंगाल की जनता, और बैठी है कि इस सरकार को
तृणमूल है तो तृणमूल से उखाड़ करके फेंक देंगे। अच्छा, तो आगे आप क्या करेंगे? अभी तो नहीं जाने रहे, क्या राज्यपाल से आज मिलेंगे अभी जाकर? बिल्कुल हम प्रयास करेंगे, हम राज्यपाल को, क्योंकि वही एक अथॉरिटी है। और इसी बड़ी खबर आपके सामने, किसान आंदोलन पर अनुराग ठाकुर का बड़ा बयान सामने आया है। सरकार को समाधान की उम्मीद है, कहना अनुराग ठाकुर का। किसानों से बातचीत को सरकार तैयार है, ये भी उनकी तरफ से कहा गया। अगर 5-6 मुद्दों को देखा जाए, खाद, पानी, एमएसपी पर खरीद या फिर बैंकों से ऋण से लेकर मुआवजे तक, इन सभी पहलुओं पर जो मोदी सरकार ने किया है वो आज तक किसी सरकार ने नहीं किया। 7 लाख करोड़ रुपया 2013-14 में ऋण दिया था कांग्रेस के समय। मोदी जी की सरकार के समय पिछले साल 20 लाख करोड़ से ज़्यादा ऋण मिला। इनके समय कोई मुआवजा नहीं मिला प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना का। हमारे यहाँ पर 1.5 लाख करोड़ से ज़्यादा 1,54,000 करोड़ का मुआवजा मिला। सरकार चर्चा के लिए तैयार है, उसमें जो मार्ग निकालने के लिए हम लोग तैयार है और किसानों को न्याय देना हमारी जिम्मेदारी है। लेकिन अपोजिशन जानबूझकर मतलब ये राजनीति कर रहा है और किसानों के न्याय देना हमारा कर्तव्य है। हम बातचीत से मार्ग निकालेंगे। मुझे लगता है कि लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने की जिम्मेदारी पुलिस प्रशासन की होती है, लेकिन जब कोई आंदोलन करने वाले लोग ज़्यादा हिंसक भूमिका लेते हैं तो पुलिस को कार्रवाई करनी पड़ती है। और हरियाणा सरकार ने अपने हलफनामे में किसान आंदोलन को लेकर जो चिंता जताई है उससे गंभीर सवाल उठ रहे हैं। हलफनामे में सरकार ने आंदोलन की मंशा पर ही सवाल उठा दिया है। क्या किसान आंदोलन के बहाने संसद को घेरने की साजिश रच रहे हैं? क्या किसान देश की राजधानी में हथियारों के साथ दाखिल होना चाह रहे हैं? हरियाणा सरकार ने पंजाब हरियाणा हाईकोर्ट में जो हलफनामा दिया है उसमें कुछ इसी तरह की आशंका जताई गई है। हलफनामे में किसानों पर पार्लियामेंट घेरने की साजिश के आरोप हैं। 2020-21 की तरह बड़े आंदोलन की तैयारी की बात कही गई है। किसान ट्रैक्टर और हथियार लेकर दिल्ली आ सकते हैं। यही वजह है कि किसानों को दिल्ली जाने से रोका जा रहा है। हरियाणा सरकार ने अदालत को बताया कि किसान संगठन उत्तरी राज्यों में जनजीवन ठप करना चाहते हैं, लिहाजा लोग भी डरे हुए हैं। हलफनामे में यह भी दावा किया गया कि किसान मजदूर मोर्चा के बैनर तले कुछ किसान संगठनों ने बिना राज्य सरकार को सूचित किए दिल्ली चलो मार्च का आह्वान किया है। सरकार ने कहा कि किसान संगठनों का पिछला आंदोलन हिंसक रहा। किसानों ने 26 जनवरी 2021 को दिल्ली में हंगामा किया था और इस दौरान कई जगह हिंसक झड़प भी हुई थी। शंभू बॉर्डर पर पुलिस पर किसानों की पत्थरबाजी का वीडियो सामने आया है। इसमें कुछ प्रदर्शनकारी अपना मुंह छिपाकर पुलिस पर हमला कर रहे हैं। देखिए रिपोर्ट। पत्थरबाजी की ये तस्वीर अंबाला के शंभू बॉर्डर की है। प्रदर्शनकारी पुलिस पर पत्थरबाजी कर रहे हैं। प्रदर्शनकारियों के पथराव का ये वीडियो हरियाणा पुलिस ने जारी किया, जिसमें कुछ प्रदर्शनकारी किसान पुलिस पर पथराव करते नजर आए। वीडियो में भी साफ दिख रहा है प्रदर्शनकारी पत्थर इकट्ठा करके ला रहे हैं, छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़कर पुलिस पर फेंक रहे हैं। पुलिस के मुताबिक प्रदर्शनकारी ईंट पत्थर को थैले में भरकर ले आए थे। पत्थरबाज प्रदर्शनकारियों के चेहरे कपड़े से ढके हुए हैं। हरियाणा पुलिस ने पत्थरबाजी का वीडियो जारी कर लोगों से उपद्रवियों की पहचान में मदद की अपील की। तो आंदोलन के नाम पे उत्पात मचा रहे हैं, जो पुलिस फोर्स पे जिन्होंने पथराव करा है, जो पत्थर तोड़ तोड़ के तैयारियां कर रहे हैं, तो ये वीडियो इसीलिए जारी करा गया है पब्लिक के लिए कि हम इनकी पहचान करना चाहते हैं। तो पब्लिक से अपील है, आप इनकी पहचान करके हमें बताइए और जो भी जानकारी हमें देगा उस जानकारी उसकी गुप्त रखी जाएगी और जो भी कड़ा से कड़ा जो हमारी तरफ से एक्शन होगा इनके खिलाफ। इधर पंजाब और हरियाणा को छोड़कर देश के दूसरे हिस्सों में ग्रामीण भारत बंद का असर नजर नहीं आया। आप देखिए रिपोर्ट। संयुक्त किसान मोर्चा और ट्रेड यूनियनों ने आज ग्रामीण भारत बंद बुलाया था, जिसका थोड़ा असर पंजाब और आसपास के राज्यों में दिखा। संयुक्त किसान मोर्चा ने सुबह 6 बजे से शाम 4 बजे तक बंद का ऐलान किया था। पंजाब के मोंडा में ट्रेड यूनियन और किसान संगठनों के बंद का असर दिखा, जहां बस स्टैंड और आसपास के बाजार बंद रहे। पंजाब के मोहाली में किसान अंबाला चंडीगढ़ नेशनल हाईवे के टोल प्लाजा पर जमा हुए और टोल को फ्री करवा दिया। किसान यहीं धरने पर बैठे और सरकार से किसानों की मांग पूरी करने की बात दोहराई। एसकेएम ने लोगों से बंद के दौरान मनरेगा, ऑफिस सर्विस सेंटर और शिक्षण संस्थानों को बंद रखने की अपील की थी।
संयुक्त किसान मोर्चा ने कुछ घंटे के लिए हाईवे और रोडवेज की बसों को बंद रखने का दावा किया है। बंद को देखते हुए दिल्ली से लगने वाले तमाम बॉर्डर पर सतर्कता बरती गई। इसके अलावा दिल्ली नोएडा में कई रास्तों को डाइवर्ट किया गया, जिससे गाड़ियों की रफ्तार पर असर पड़ा और लोग परेशान नजर आए। कुल मिलाकर किसानों के प्रभाव वाले क्षेत्र पंजाब और हरियाणा के कुछ इलाकों में भारत बंद का सीमित असर नजर आया।